So come to the transmission line parameters. Okay. So first of all, we have already discussed the what is the transmission line, because it carries the power transmit electrical power from one place to another place. Types of the conductor. Now material. We'll talk about the material of the conductors. Generally, if we arrange the conductors as per its conductivity or conductivity wise, then the silver is the most conductive material. So but it is very costly. Okay, so that's why silver is not generally used for the power transmission. Copper material is also very good, its conductivity is good, but it is also costly material. So we use this copper for not for the bulk power transmission, but in the windings and in the small conductors. Okay. Aluminum is the best material for the overhead line conductor because it is cheap, available in abundance, and light in weight. Steel is also cheap, easily available, but its conductivity is very poor and not light in weight. So steel is not generally used for the power transfer. But a combination of the aluminum and steel is generally used nowadays, known as the ACSCAR. Sorry, AC aluminum conductor steel ACSR conductors are generally used. ठीक है, तो ये लिख लीजिए ACSR कंडक्टर्स आर जनरली यूज्ड मोस्टली, है ना। उसमें क्या है, स्टील इसका नाम है पूरा, इसका नाम लिख लीजिए ACSR स्टील कोर एल्युमिनियम कंडक्टर। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टील का सेंट्रल कोर होगा और बाकी जो कोर्स होंगे, बाकी जो कंडक्टर होंगे, जैसे ये स्टील का हो गया सबसे पीछे सेंट्रल कोर, मान लीजिए ये सबसे अंदर वाला स्टील का हो गया, इसके बाद का 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ये 3 लेयर्स कंडक्टर है। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर्स है 3 लेयर कंडक्टर, बाकी जो तीनों लेयर्स हैं ये आपके एल्युमिनियम। तो ये तो जस्ट अबाउट द मटेरियल ACSR। जनरली हम ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर्स, मतलब उसमें पूरा ही एल्युमिनियम कंडक्टर्स होता है। हम लोग देखते हैं केबल्स छोटे छोटे कंडक्टर्स आते हैं सारे, वो उसमें कोई स्टील का नहीं होता, स्ट्रैंडेड। अच्छा, एक चीज और देखिए, ब्रॉडली क्लासिफाइड हम कैसे करते हैं कंडक्टर्स को, ये भी नोट कर लीजिए, अभी मैंने इसमें लिखा नहीं है, आई विल इंसर्ट दिस। अगर हमें क्लासिफाई करना चाहे कंडक्टर्स को, तो वन इज द सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, बेस्ड ऑन द इट्स यू कैन से फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल शेप एंड साइज। सो वन इज द सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर में क्या होगा, पूरा सॉलिड होगा, जैसे छोटा छोटा केबल्स आपके घरों में जितना भी वायरिंग होता है वो सॉलिड कंडक्टर्स हम जनरली यूज करते हैं, एल्युमिनियम का सॉलिड कंडक्टर्स आपने देखा होगा। फिर आता है दूसरा, आता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स। स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स, दीज आर द स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स। मैं इसीलिए पहले बताना था आप लोगों को, क्योंकि स्ट्रैंडेड, दीज आर द स्ट्रैंडेड कंडक्टर मीन्स ये जो स्ट्रैंड्स हैं, इट इज नॉट मेड ऑफ वन सॉलिड कंडक्टर, it is many thin solid conductors. Okay, so it is known as the stranded conductor. तीसरा है hollow conductors। ठीक है, hollow conductors मीन्स सॉलिड कंडक्टर्स को ही अंदर से कोर मटेरियल निकाल देते हैं, सो इट इज नोन एज द होलो कंडक्टर्स। अब वन बाय वन देख लेते हैं सॉलिड कंडक्टर्स कहाँ यूज होता है। स्मॉल, छोटे से पावर को ले जाने के लिए और लोअर अमाउंट ऑफ द करंट के लिए। ठीक है, बहुत कम करंट के लिए यूज होता है, घर में जनरली डोमेस्टिक यूज है। सेकेंड हम देखते हैं कोई किस स्टैंडर्ड कंडक्टर्स का कहाँ यूज है। ऑल ओवर द ओवरहेड लाइन कंडक्टर्स आर द स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स का जो पावर कंडक्टर भी बोलते हैं, जो भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, दिस ऑल आर स्टैंडर्ड कंडक्टर्स। ठीक है,
कोई भी ट्रांसमिशन लाइन, सभी ट्रांसमिशन लाइन स्टैंडर्ड कंडक्टर्स ही है। वो तीसरा मैंने बताया हॉलो कंडक्टर्स कहाँ पर यूज होता है, जनरली इट इज यूज फॉर द बस बार फॉर शॉर्टर लेंथ, बहुत कम लेंथ के लिए अगर हमें यूज करना है एज ए बस बार तो हम जनरली हॉलो कंडक्टर्स यूज करते हैं। ठीक हो गया, ये तीनों टाइप के कंडक्टर्स हो गए। फिर हमने मटेरियल भी डिस्कस कर लिया कंडक्टर्स का, ये भी हो गया। अब सवाल आता है वाई स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स को स्ट्रैंडेड क्यों करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड स्ट्रैंडेड कंडक्टर, व्हाई नॉट सॉलिड। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है और इसमें कि सारे ही सही लगते हैं आपको और सही होते भी हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल रीजन है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रीजन नहीं है। टू इंक्रीज द ट्रांसमिशन कैपेसिटी में भी वन ऑफ द रीजन, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल रीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिकल रीजन है, ये ध्यान रखिए। बहुत सारे रीजन है हम क्यों बनाते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर, लेकिन मैकेनिकल मींस फ्लेक्सिबिलिटी। अगर इतना मोटा सॉलिड कंडक्टर होगा देन वी कैन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू carry and transportation and or transmission line erection and all these things, ठीक है, so it is very difficult. So now come to the transmission line elements of the transmission lines. So four types of the elements are there. One, these two are the series element, resistance, inductance, and this is the capacitance and conductance are the shunt type elements. This is also a invert of the resistance, so it is not different between the resistance and this, but the physical significance of all these parameters are different. जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस होंगे, ठीक है, दिस रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट दैट लॉसेस। and what represent the inductance, inductance generally represent the magnetic effect of the conductor, magnetic effect of the current in the conductor, whereas C signify the electrical or electrostatic effect of the current or electrostatic effect of the voltage, whereas G signify, G means conductance, are due to the leakage current, due to the leakage current or losses due to the leakage current through the insulators, insulators के थ्रू भी होगा और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भी होगा। उसमें से जो लॉस होगा लीकेज करंट के, मेन करंट की वजह से लॉस तो रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिए, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस ड्यू टू द मेन करंट एंड दिस, और मेन करंट की वजह से जो लॉस होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रेजिस्टेंस है, whereas loss due to the leakage current in the conductor is represented by G. So this is the significance of all types of these parameters. ठीक है, now how to calculate one by one parameters. ठीक है, so first of all calculation of the resistance. So you know very well how to calculate the resistance. So resistance can be calculated by the formula, well-known formula, RDC is equals to rho L upon A, where rho is the resistivity of the conductor in ohm meter and it depends upon the types of the material or quality of the material, whereas L is the length of the conductor in meter is the cross-sectional area of the conductor in meter square. Okay, so that this is the DC resistance, so don't confuse, this is the resistance, this is the formula for DC resistance. How the AC resistance is different from the DC resistance we'll discuss later on. Okay, so so note down this thing that this is not the simple resistance R, it is the DC resistance and it is given by the rho L upon A. Okay, now how to calculate the AC resistance after calculating the DC resistance and which factor makes it different
from the AC resistance. Okay, how the AC resistance is different from that DC resistance. Okay, now let us discuss. It has generally various reasons. First reason is the length. Okay, so the DC resistance of a standard conductor, अच्छा DC resistance of a standard conductor and DC resistance of a solid conductor, ये भी ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो DC resistance of a standard conductor is greater than the value as given equation 1। ये solid conductor का ही है एक्सप्रेशन, जो रो L अपॉन ए है, जो मैंने आपको कंडक्टर बताया था वो क्या है, DC करंट, व्हेन DC करंट पासेस, तो उसकी वजह से ये फॉर्मूला उसके कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। व्हेन एसी करंट पासेस, तो उसके लिए आपका जो लॉस होगा वो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्लक्स है, ठीक है, डीसी करंट फ्लो कराएंगे तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द conductor cross sectional area, whereas when AC current flows through the conductor, it will not distributed throughout the cross sectional area. It is distributed denser at the surface and less denser at the center, ठीक है, and this effect is known as the skin effect, ठीक है। ये हम अभी बाद में और डिस्कस करेंगे कि स्किन इफेक्ट की वजह से कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इट इज 3 to 5% इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। सो स्किन इफेक्ट की वजह से एसी और डीसी में जो डिफरेंस आता है दैट इज ड्यू टू द स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट का मतलब कंडक्टर के स्किन पे ज्यादा करंट होगा एसी अगर हम देते हैं, और वहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा क्यों होगा, ठीक है। विल आल्सो डिस्कस दिस थिंग कि व्हाई दिस अकर्स, लेकिन अभी हम केवल इतना जानेंगे व्हाट इज द स्किन इफेक्ट, ठीक है। और स्किन इफेक्ट की वजह से ही हमें एसी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 बाई 1.2 to 1.3, तो हमारा एसी रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, या इस अलग टर्म्स में अगर इसको हम कहें एक्सप्लेन करना चाहें कि व्हाई एसी रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डीसी रेजिस्टेंस, तो आप सिंपल कह सकते हैं ड्यू टू द स्किन इफेक्ट, ठीक है। अब स्किन इफेक्ट की वजह से होता क्या है, आपने जैसे मैंने अभी बताया क्या होता है कि आपकी जो फ्लक्स लाइंस हैं डीसी में यूनिफॉर्मली होगी पूरी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, एसी में डेंस हो जाएगा स्किन की तरफ, यानी आउटर लेयर में बहुत ज्यादा हो जाएगी और इनर लेयर में कम हो जाएगी। तो इफेक्टिव एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाता है एसी में। तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से, क्योंकि अंदर तो फ्लक्स ही नहीं है ना, यूटिलाइज नहीं हो रहा है आपका मटेरियल, तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको बोल सकते हैं हम, एक वर्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बोल सकते हैं एसी के लिए, वो कम हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए रेजिस्टेंस एसी का इंक्रीज। सो दिस इज द रीजन। चलिए, एंड एसी रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि फ्लक्स यू नो दैट जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। नाउ द रेजिस्टेंस also depends upon the temperature, you know, and you know very well this formula, RT is equals to R0 1 plus alpha naught into T। तो ये इसको बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, तो यू कैन कैलकुलेट इजीली। नाउ कम टू द कैलकुलेशन ऑफ द इंडक्टेंस। तो अभी हम फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं एंड वील डिस्कस